योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सर्वेभ्यो नमः। पुनरेकवारं भवतां समेषां संस्कृतशौर्यम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम्। वीडियो तद्विषये काचित् समस्या आसीत् प्रसारणे, अतः पिहितं मया पुनः एकवारं आरब्धं। स्वागतं भवतां समेषां। मित्राणि, दीपावल्याः पर्वणः प्राक् कक्षायाम् अस्माभिः आहर्गणानुपातेन मध्यमग्रहस्य आनयनं कथं विधीयते इत्यस्य विषये चर्चा व्यधायि। सम्प्रति ततः अग्रे सरामः। किमुच्यते कि अथैवं पूर्वोक्तानयनेन शीघ्रोच्च मंदोच्च अपि साध्या इत्याह। हाँ, अभी ठीक है। तो एक मुझे ये कहना है मित्रों कि पहली बात तो ये है कि एक चीज़ रह गई है, वो है आहर्गण का साधन। तो हम आहर्गण साधन का सूत्र भी बताया हमने, एक बार आहर्गण किया भी था। फिर वो आहर्गण इस पे तो किया मैंने, लेकिन फिर वो उसका दोबारा उसको मुझे करना पड़ेगा। और आहर्गण साधन करने के पश्चात मध्यमक ग्रह का भी साधन होना चाहिए। तो इन दोनों को, मध्यमक ग्रह के साधन को और आहर्गण साधन को मैं करके ले आऊँगा और फिर आपको यहाँ दिखा दूंगा, क्योंकि यहाँ करने में फिर तब एक बोरियत होती है। बोरियत ये होती है कि सामने वाला खाली देखता रहेगा, तो वो कनेक्टिविटी पूरी प्रॉपर रहती नहीं है वक्ता की और श्रोता की। तो इसलिए मैं आहर्गण साधन और मध्यमक ग्रह का साधन, ये दोनों ही अगले सप्ताह यहीं दिखाऊंगा, इसी ब्लैक बोर्ड पे करके। मतलब करके नहीं दिखाऊंगा, उसका यहाँ पे मान लिख दूंगा ताकि वो हम कंटिन्यू आगे भी कर सकें। खैर, तो अब इस हफ्ते क्या करेंगे कि सिर्फ पाठ पढ़ लेंगे। पाठ पढ़ने के बाद अगले हफ्ते सारे के सारे साधन, जब मध्यमक या ये कर सकते हैं कि मध्यमाधिकार समाप्त हो जाए तब इसका करें प्रयोग, या बीच में अगर देखूंगा, अगर मुझे समय मिलेगा तो अगले सप्ताह में हम क्या करेंगे कि इसका साधन कर लेंगे, सारे आहर्गण का और आहर्गण से उत्पन्न ग्रहों का, इनका साधन कर लेंगे। बहरहाल अभी ये कहना है मुझे कि इन्होंने ये बोला कि जिस प्रकार से आप आहर्गण से मध्यमक ग्रह का साधन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से उनके शीघ्रोच्चों और मंदोच्चों का भी साधन कर दीजिए, क्योंकि उनके भी तो मंदोच्च और शीघ्रोच्च के भी भगण पढ़े हुए हैं। तो जब उनके भगण एक महायुग में चाहे एक कल्प में, तो जब उनके भी भगण पढ़े हुए हैं, तो जिस प्रकार से ग्रहों के पठित भगण के आधार पर उनका साधन आपने किया, अनुपातागतः ग्रहः अस्माभिः आनीतः, तथैव ग्रह शीघ्रोच्चानां मंदोच्चानाम् अपि मध्यमं साधनम् अस्माभिः करणीयं वर्तते। अतएव उच्यते अत्र कि एवं स्वशीघ्र मंदोच्चा ये प्रोक्ताः पूर्वयायिनः विलोमगतयः पातास्तद्वत् चक्राद् विशोधिताः। कि एवं प्रकार, एवं अर्थात उक्त प्रकारेण अर्थात कथम, तो उक्तं खलु कि यथा स्वभगणाभ्यस्तो दिनराशिः कुवासरैः विभाजितो मध्यगत्या भगणादिर्ग्रहो भवेत् इति अस्माभिः उक्तमासीत्। यदि स्मर्यते भवद्भिः सर्वैः, असौ नियमः, कः नियमः आसीत्, मध्यमग्रह से साधनं कथं करणीयम् अस्माभिः, तद् अनुपातेन खलु। तो अनुपातेन कथं मध्यमग्रह से साधनं विधीयते, तो तदर्थं किमुक्तं कि यथा स्वभगणाभ्यस्तः ग्रह भगणाः दिनराशिः किं कि ग्रह भगणाः गुणे आहर्गणः गुणित आहर्गणः भागित मध्यगत्या विभाजितो कुवासरैः
तो सावन दिनई ही, तो इसको और स्पष्ट कर दें, ग्रहस्य युग भगणा गुणे अहर्गण बटे युग सावन दिनानि खलु, कि युग सावन दिनै ही ग्रहस्य युग भगणाः लभ्यन्ते तदा अहर्गणेन इष्ट सावन दिनै ही, इसको इष्ट सावन दिन कह सकते हैं आप, जो आपको प्राप्त हुआ है, सावन दिनानि। तो कह देंगे कि इष्ट सावन दिनै ही किम, तो उससे आपको क्या निकलेगा, ग्रहों का तो मध्यम ग्रह निकल जाएगा। अब ये जो मध्यम ग्रह निकला, आपने क्या किया कि अच्छा, जिस प्रकार से ये मध्यम ग्रह निकला है ना, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, शीघ्रोच्च और मंदोच्च भी इसी प्रकार से मध्यम निकाल लेंगे। हम वहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे शीघ्रोच्च का लिख देंगे, शीघ्रोच्च के इतने भगण एक महायुग में होते हैं, और सावन दिन तो आपको पता ही है। तो महायुग सावन दिन ही यदि चिंतिताम बुध से शीघ्रोच्चाः, तो यदि युग सावन दिन ही बुधस्य युग बुध शीघ्रोच्चस्य युग भगणाः तथा अहर्गणेन किम, अहर्गण में कितना प्राप्त होगा, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, बुध शीघ्रोच्च, मध्यम बुध शीघ्रोच्च निकल आएगा। यथा मध्यम बुध शीघ्रोच्चः आनीयते तथैव अन्येषामपि ग्रहाणां शीघ्रोच्च साधनम् अस्माभिः करिष्यते। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आपने बुध के शीघ्रोच्च का साधन किया, उसी प्रकार से आप बाकी ग्रहों के शीघ्रोच्चों का भी साधन ऐसे ही करेंगे। तो ये इसी बात को इन्होंने इसमें बोला कि एवं का मतलब यहाँ वही एवं मैंने इसके लिए दिखाया, जो उसने बोला ना श्लोक में कि एवं अर्थात पूर्वोक्त प्रकारेण अर्थात कि युग भगणाः अहर्गणेन संगुण्य सावन दिन ही विभजनीयः एवं प्रकारेण अनया रीत्या। तो इस रीति से हम स्वशीघ्र मंदोच्चाः, स्वशीघ्र मंदोच्चा यानी कि ते स्वेषाम अर्थात ते तत्तद्ग्रहाणां ये शीघ्रोच्चाः मंदोच्चाश्च सन्ति प्रोक्ताः, ते सर्वेपि ये प्रोक्ताः पूर्वयायिनः। पूर्वयायिनः अर्थात पूर्वयायिनः, पूर्वयायिनः का क्या मतलब है, तो पूर्वयायिनः का यहाँ मतलब हुआ पूर्वम यान्ति ये ते पूर्वयायिनः, तो पूर्वम के यान्ति, तो ग्रहाः पूर्वम यान्ति, पूर्वाभिमुखी गति भवति खलु तेषां समेषाम्, अतः पूर्वयायिनः अर्थात ग्रहाः पूर्वम यान्ति ये ते पूर्वयायिनः अर्थात ग्रहाः। तो यहाँ पूर्वयायिनः में षष्ठी लगाया है कि पूर्वयायिनः, अथवा आप पूर्वयायिनः मंदोच्चाः शीघ्रोच्चाः में भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया हुआ है। तो बहुवचन का प्रयोग किया है तो आप क्या करेंगे कि शीघ्र मंदोच्चाः पूर्वयायिनः, ये पूर्वयायिनः शीघ्रोच्चाः मंदोच्चाः, कि इससे इन्होंने क्या बताया, इससे इन्होंने ये भी बता दिया कि जो शीघ्रोच्च और मंदोच्च हैं ग्रहों के, वो पूर्वाभिमुखी गति उनकी भी है। तो ये एवं स्वशीघ्र मंदोच्चाः ये प्रोक्ताः पूर्वयायिनः, ये पूर्वयायिनः ग्रहाणां शीघ्रोच्चाः मंदोच्चाः उक्ताः हैं। और तो अब उनकी पूर्वगति बोली, और कहते हैं कि विलोमगतयः पाताः, और पात की क्या होती है, विलोम गति होती है। तो यहाँ इन्होंने भेद स्पष्ट कर दिया कि शीघ्रोच्च है, मंदोच्च है, ये तो पूर्वाभिमुखी गति करेंगे, और पात जो है पश्चिमाभिमुख गति करेगा। इसलिए आप पंचांगों में देखेंगे तो क्या देखेंगे कि जो राहु केतु है वो जितने अंश कला विकला पर है उससे पीछे अगली उससे 10 दिन बाद देखेंगे आप, तो वो 10 दिन बाद तो कहना ठीक नहीं है 20 या 60, तो हाँ लगभग 20-25 दिन बाद देखेंगे आप, तो एक अंश पीछे की ओर आया रहेगा। अगर मान लीजिए राहु 3 अंश 5 कला पे है, तो वो 25 दिन बाद 2 अंश 5 कला पे दिखेगा कोई भी राशि हो। तो पात जो है यानी राहु और केतु, ये तो विलोम गतिक होते हैं, यानी कि पश्चिमाभिमुखी प्रवृत्त होते हैं। लेकिन
जो ग्रहों के मंदोच्च और शीघ्रोच्च हैं वो पूर्वाभिमुखी प्रवृत्त हो रहे हैं। इसी बात को संकेत करने के लिए उन्होंने क्लियर इस बात को कह दिया कि एवं स्वशीघ्र मंदोच्चाः, ये शीघ्रोच्चाः मंदोच्चाश्च सन्ति ग्रहाणां ते खलु सर्वेपि पूर्वयायिनः पूर्वाभिमुखिनः पूर्वगतिकाः सन्ति पूर्वयायिनः सन्ति, किंतु पाताः तावत् विलोमगतयः सन्ति। वो हैं तो पात को जब आप निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, चक्रात विशोधिता, जितना ये आएगा ना अनुपात से उसको चक्र से यानी कि 12 राशि से आप घटा लीजिए उसको, तो आपको वास्तविक स्थिति पता चलेगी किसकी, राहु की चाहे केतु की। तो एक की पता कर लेंगे, उसमें 6 राशि जोड़ देंगे तो दूसरा निकल आएगा। राहु की अगर हमें पता चल गई कि राशि अंश कला विकला, तो हम क्या करेंगे, उसमें 6 राशि जोड़ देंगे तो वो अपने ऑटोमेटिकली केतु का मान लिया जाएगा। तो इसमें समझाना 2 बातें थी। एक ये कि ये शीघ्रोच्चाः ग्रहाणां वर्तन्ते ते सर्वे भी पूर्वाभिमुखी गतिकाः सन्ति, हैं पूर्व गतिकाः सन्ति, वैसे सब पूर्व दिशा में गति करने वाले होते हैं, और पात जो है वो विलोम गति यानी पश्चिम दिशा में गति करने वाला होता है। दूसरी बात ये कहनी थी कि चूंकि पात पश्चिम दिशा में विलोम गतिक होते हैं, इसलिए उनको क्या करेंगे, आप राशि चक्र से विशोधित कर लेंगे। बात समझ में आ गई? किससे विशोधित कर लेंगे, चक्र से विशोधित कर लेंगे, तो आपको उनके वास्तविक मध्यम राहु चाहे केतु निकल आएंगे। तो इसी को उन्होंने बोला कि विलोमगतयः पाताः, कि विलोमगतिकाः ये पाताः सन्ति ते चक्रात् विशोधिताः, चक्रात् अर्थात 12 राशिभ्यः, 12 राशियों से उनको विशोधित कर लेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो सब के सब मध्यम साधन उनका हो जाएगा, अनुपातागत वो सब के सब हो जाएंगे हैं। परंच ते चक्रात 12 राशिभ्यो विशोधिताः संतो मेषादिकाः अवगंतव्याः, फिर उनको मेषादि माना जाएगा। ठीक, अत्रोपपत्ति प्रागुक्त विधिना एव, जो इसकी उपपत्ति है वो प्रागुक्त विधि के समान ही है, जो इसीलिए मैंने इस विधि को भी लिख दिया आपके पास कि कल्पकुदिनैः युगकुदिनैर्वा ग्रहाणां कल्पीया युगीया वा शीघ्रोच भगणाः, हैं कल्पकुदिनैः अथवा युगकुदिनैर्वा ग्रहाणां कल्पीया अथवा युगीया भगणाः भवन्ति तदा लभ्यन्ते तदा अहर्गणेन किम् इति अहर्गण संबंधिनः तत्तद्ग्रहाणां शीघ्रोच्चाः मंदोच्चाः मध्यमः मंदोच्चः ग्रह शीघ्रोच्चः, ऐसा कहना चाहिए, ग्रह मंदोच्चम शीघ्रोच्चम वा, ठीक, ये निकल जाएगा। एवमेव अनुपातेन पाता अपि भवन्ति परंच तेषां विलोमगतित्वात्, तो ही ते विलोमगतिकाः भवन्ति, इसलिए क्या करेंगे, 12 राशियों से उनका विशोधन कर देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, मेषादि क्रम गणनार्थम इति विदाम स्फुटमेव विशोधनम समुचितम, नहीं तो मेषादि क्रम से उनकी गणना ही नहीं होगी, है बात समझ में आ रही है ना। तो ठीक, अब आगे चलिए। अब 12स्पत्य वर्ष का अब हम साधन करेंगे, जो संवत्सर इत्यादि होते हैं ना आपके, उन संवत्सरों इत्यादि की अब बात करेंगे। तो देखिए इन्होंने क्या बोला कि 12घ्ना गुरोर्याता भगणाः वर्तमानकैः राशिभिः सहिता शुद्धा षष्ट्यासिर्विजयादयः। ठीक, क्या बोल रहे हैं, 12घ्ना, 12 गुणिता, घना यानी गुणिता, तो 12घ्ना गुरोः याताः, गुरोः अर्थात बृहस्पतेः याताः भगणः, बृहस्पति के जो यात भगण हैं, बृहस्पति के जो बीते हुए भगण हैं, 12घ्नाः भगण, तो गत भगणाः, यात भगणाः अर्थात गत भगणाः, तो गत भगणाः, गत गुरु भगणाः ऐसा लिखिए तो ज़्यादा सही है, क्योंकि हम गुरु की बात कर रहे हैं। तो गताः गुरु भगणाः गुणे 12, ठीक, 12घ्ना बोला ना, 12घ्ना, 12 से गुणित कर दिया किसको, गुरोः याताः भगणाः, और वर्तमानकैः, अब इसको 12 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या निकलेगा 12 से गुणा करने पे, भगण को यानी चक्र को,
चक्र को अगर 12 से गुणा करते हैं तो क्या होंगी, राशियां हो जाएंगी। भाई मैं कहता हूं कि दो चक्र हो गए, मान लीजिए 2 भगण हो गए, 1 और फिर 2। तो अब 2 भगण बोलिए आप, इसको 2 चक्र बोलिए, या क्या बोलेंगे, 1 में 12 तो 2 में यानी 24 राशियां बोलिए। तो बात तो एक ही है कि 24 राशियां बोल दिया आपने कि 24 राशि का भोग कर लिया, या आपने क्या बोला कि 2 चक्र का भोग कर लिया। तो इस चक्र को यानी भगण को उन्होंने 12 से जब गुणा कर देंगे तो एक भगण में चूंकि 12 राशि होती, 12 से गुणा क्यों किया, क्योंकि एक भगण में 12 राशि, एक भचक्र में 12 राशि, तो उस भचक्र को पूरा करने में जो समय लग रहा है वही तो भगण है ना। तो इसलिए उस भगण को यानी कि 12 राशि के भोग के काल को जब हम जितने भगण हो चुके हैं, जितने चक्कर लग चुके हैं, उतने में गुणा कर देंगे तो जो आएगी वो राशि हो जाएगी। अब फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं कि वर्तमान कई ही राशि भी सहिता या संख्या लभ्यते खलु, यन संख्या वर्तमान कई ही राशि भी नाम संप्रति गुरु यस्मिन राशौ वर्तते तद राशि संख्या अपि अत्र योजनीया। तद राशि संख्या नाम ततः प्राक, ये तो ही तस्मिन राशौ तो वर्तता एवं, तो उसको भी जोड़ देंगे। तो ये कर लिया हमने, प्लस वर्तमान राशि संख्या है, जोड़ दिया सहिता। और जोड़ने के बाद फिर इसको क्या करेंगे आप, इन सब को फिर 60 से भाग दे देंगे, डिवाइडेड बाई 60, 60 से इन सबको आप भाग दे दीजिए, ठीक है ना। तो आपको क्या मिलेंगे, विजयादय संवत्सरा स्युः, विजयादि संवत्सर आपको मिल जाएंगे। जो अभी प्रमादी चल रहा है ना, तो जितने भी ये संवत्सर हैं, इन संवत्सरों की वो बात कर रहे हैं कि इससे विजयादि संवत्सर का पता चल जाएगा, ठीक। तो इसको पहले उदाहरण मैंने कर रखा है, उसको भी देखेंगे, उसके पहले टीका पढ़ने में है, फिर उसके बाद उसको कर लेंगे। यही कहते हैं कि द्वादशघ्ना यानी कि द्वादशघ्ना इति, कहते हैं कि गुरोः अर्थात बृहस्पतेः याताः व्यतीताः भगणाः द्वादशघ्नाः द्वादशभिर्गुणिताः वर्तमानकैः साम्प्रतिकैः राशिभिः सहिताः, भगणाः द्वादशभिः गुणिताः पुनश्च यद् गुणनफलं तद् गुणनफलं साम्प्रतिकैः राशिभिः सहितं क्रियते अकृत्वा षष्ट्या शुद्धाः, अर्थात षष्टिभिः भक्ताः, 60 से भाग दे देंगे। तदा शेषमिता विजयादयः संवत्सराः स्युः, शेष क्या हो जाएंगे, विजयादि संवत्सर हो जाएंगे। एतदुक्तं भवति। कहते हैं कि अभीष्टाहरगणानुपातेन यो भगणादिको गुरुः, अभीष्ट आहरगण के अनुपात से जो भगणादि गुरु आया उस तत्र भगण संख्याम 12 गुणाम कृत्वा। मान लीजिए अभी देखिए इसको एक ये देख ही लीजिए, इसके साथ ही साथ तो ज़्यादा सही रहेगा। मान लीजिए कि भगण आया हमारे पास 450, हमने आहरगण जो था उस आहरगण से यथा स्व भगणाभ्यस्ता दिन राशि को आश्रय विभाजितो मध्यगत्या भगणादिर्ग्रहो भवेत्, इससे हमने किया था वो जो सूत्र अभी पहले मैंने लिखा था, तो उससे आपने निकाला और गुरु के भगण आए 450, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इन 450 भगणों को हम 12 से गुणा कर देंगे। तो 12 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास 5400 राशियां मिल गई, ठीक। यही तो हुआ ना, द्वादशघ्नाः गुरु याताः भगणाः, तो ये हो गया। और फिर वर्तमान राशि को इसमें जोड़ दीजिए, हैं, सहिता राशि भी सहिता, इसको जोड़ देंगे तो ये अब देखिए 450 भगण था, इसको 12 से गुणा किया 5400 आया, इसमें 10 और ऐड कर दिया क्योंकि वर्तमान राशि 10 है, तो 5410 हो गया। अब हम 60 से इसको भाग दे देंगे, 60 से भाग दे देंगे तो ये आ गया आपका 90। 60 का क्यों भाग दिए, क्योंकि 60 संवत्सर होते हैं, एक 60 संवत्सरों का एक चक्र, एक साइकिल है, वो साइकिल कंप्लीट, तो वो साइकिल 90 बार कंप्लीट हो चुकी है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 90 बार ये साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। और 91वें बार जो साइकिल चल रही है उसमें 10वां शुभकृत नाम का संवत्सर चल रहा है।
इस तरीके से संवत्सर निकालते हैं। जो अभी जैसे अभी प्रमादी चल रहा है, तो प्रमादी भी निकालने का तरीका यही है कि जितने भी भगण हैं उन भगणों को आपने क्या किया, 12 से गुणा किया, राशि में यानी कि राशि में परिवर्तित किया, और वर्तमान राशि को, गुरु की राशि को उसमें जोड़ दिया, और फिर 60 से भाग दे दिया। 60 से भाग देने से जो भागफल है वो तो हो जाएगा आपका क्या, 60 संवत्सरों की साइकिल, वो जितनी साइकिल हो गई वो चली जाएगी। वर्तमान संवत्सर की जो साइकिल चल रही है उस साइकिल में कौन सा संवत्सर है तो वो आपको इससे पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस बात को उन्होंने बोला। तो यही कह रहे हैं कि अभिष्टा हरगणानुपाते न यो भगणादि को गुरु हो, जो भगणादि को गुरु होगा, तत्र भगण संख्याम 12 गुणाम कृत्वा, भगण की संख्या को 12 से गुणा कर दीजिए, तत्र वर्तमान राशि संख्याम संयोज्य, और वर्तमान राशि संख्या को जोड़ दीजिए, षष्ट्या भक्ते सति, और 60 से भाग दे देंगे, तो लब्धि ही चक्र संख्या, जो लब्धि है वो चक्र संख्या हो जाएगी। तथा शेषमिताश्च विजयादिकाः संवत्सराः जायन्त इति। अधुना शककताब्दतो व बारहस्पत्य वर्षानयने प्रभवादयो संवत्सरा गण्यन्ते, शकादौ प्रभव नाम संवत्सरत्वात्। अच्छा, अब देखिए कि नई बात निकल के आई। क्या कह रहे हैं कि ये षष्ट्याशुर विजयादय जो इन्होंने बोला था ना, तो विजयादय का मतलब क्या हुआ कि आरंभ विजय नामक संवत्सर से था। तो अगर आप आरंभ वाला ले रहे हैं तब तो विजय संवत्सर से, यानी कि कल्पारंभ से, अगर आप ये ग्रह गणित करके और हरगण का साधन ही हम उसी से करते हैं। लेकिन इन्होंने ये बोला कि वर्तमान समय में क्या है, वर्तमान समय में ये विजयादि संवत्सर नहीं बोलते बल्कि प्रभवादि संवत्सर बोलते हैं। प्रभव से गणना आरंभ करते हैं। तो प्रभव से गणना क्यों आरंभ करते हैं उसका कारण भी इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि भाई शक जब से आरंभ हुआ है, शकाब्द, तो प्रथम शकाब्द में ये प्रभव नामक संवत्सर था। तो प्रभव नामक संवत्सर होने से अब जितने भी शक आ गए, उतने शकों, वो जितने भी वर्ष हो गए भाई, अब आपके ये मान लीजिए 1800 शक, मान लीजिए उदाहरण लेते हैं कि 1800 शक बीते हुए हैं। तो 1800 शक में कितने, 1800 शक के आप फिर क्या बनाएंगे हैं, 1800 शक के फिर जो ये वर्ष हैं 1800 वर्ष, इन वर्षों को आप पहले सावन दिन बनाइए, ठीक, और फिर सावन दिन बनाने के बाद फिर मध्यम गुरु निकालिए हैं, और मध्यम गुरु का जब आपने साधन कर लिया तो जितने भगण आए अब उन भगणों को 12 से गुणा कर लेंगे, तो राशि और जो राशि है, शेष जो राशि है उसको जोड़ लेंगे, जितना आ जाएगा उसको फिर 60 से भाग देने पर ये चक्र हो गया, और जो लब्धि है इसको फिर हम क्या बोलेंगे, फिर हम प्रभवादि संवत्सर बोलेंगे हैं। तो ये एक बात कपिलेश्वर शास्त्री जी ने एक विशेष कही है, इसको ध्यान रखना चाहिए। अब ये उपपत्ति बता रहे हैं। क्या उपपत्ति में कहते हैं कि बृहस्पतिर मध्यम राशि भोगात संवत्सरम सांहितिका वदंती इति भास्करोक्त वचनात्। देखिए भास्कर महाराज के वचन को यहाँ कोट कर रहे हैं कि बृहस्पते मध्यम राशि भोगात, यावता कालेन बृहस्पति ही कमपि राशिम भुनक्ति तावान कालः तस्य बृहस्पते मध्यम राशि भोग कालः। तो उस काल को हम क्या बोलते हैं, संवत्सर बोलते हैं। यानी कि बृहस्पति एक जितने समय में एक राशि का भोग करता है उसे, ये जो संवत्सर आप प्रभवादि संवत्सर चाहे विजयादि संवत्सर देख रहे हैं, ये संवत्सर का आधार क्या है, तो आधार है बृहस्पति के द्वारा राशि का भोग। जितने समय में बृहस्पति एक राशि का भोग करता है उसी को एक संवत्सर बोलते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या बोला, बृहस्पति है मध्यम राशि भोगात, बृहस्पति के द्वारा मध्यम राशि का भोग कर लेने पर। मध्यम राशि का भोग कर लेने का क्या मतलब है, मध्यम राशि की भोग करने का मतलब है कि ऑन एन एवरेज भोगात संवत्सरम सांहितिका वदंती, उसी को संवत्सर कहते हैं सांहितिक लोग, यानी कि ज्योतिषी लोग कह लीजिए। सांहितिक शब्द में
शब्द भास्कराचार्य ने बड़ा जानबूझ कर रखा है, क्योंकि संवत्सरों का समष्टिगत समाज पर फल होता है। तो चूंकि संवत्सरों का फल समाज पर कहा गया है, इसलिए वहाँ सांहितिक शब्द का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि संहिता समाज में घटित होने वाली घटनाओं, ग्रहों का समाज पर पड़ने वाला जो प्रभाव है, वो उसका अध्ययन हम संहिता शास्त्र में करते हैं। संहिता शास्त्र को जानने वाला सांहितिक, और चूंकि संवत्सर का फल समाज पर घटित होता है, इसलिए संवत्सर को जानने वाला भी सांहितिक है। तो संवत्सर किससे बनाया इन्होंने? तो इन्होंने कहा कि बृहस्पति राशि का भोग जितने समय में करता है वही एक संवत्सर हो जाता है। तो बृहस्पतेर मध्यम राशि भोगात संवत्सरम सांहितिका वदन्ति इति भास्करोक्त वचनात् मध्यम गत्या भभोगेन गुरोः गौरव वत्सराः इति वशिष्ठ वचनाच्च। तो एक तो ये तो इन्होंने भास्कर का वचन दिया, वशिष्ठ मुनि का भी वचन दिया। वो क्या कहते हैं? मध्य गत्या भभोगेन, भस्य अर्थात राशेः भोगेन, राशि का एक भोग कर लेने के द्वारा। किससे? मध्यम गति के द्वारा। तो मध्यम गति से राशि का भोग करने में जितना समय लगा उसे ही गुरोः गौरव वत्सरः, उसे गुरु का गौरव वत्सर कहते हैं, गौरव वर्ष कहते हैं। गौरव वर्ष क्यों कहते हैं? गुरु से संबंधित है इसलिए गौरव कह दिया। तो गुरोः गौरव वत्सराः इति वशिष्ठ वचनाच्च मध्यम बृहस्पतेः एक राशि भोग कालः गौरवम वर्षम भवति। जो मध्यम बृहस्पति है वो जितने समय में एक राशि का भोग करेगा, यानी कि अगर मेष में है, अब धनु में है, तो धनु पूरे धनु को भोगने में जितना समय वो लगाएगा वो उसका एक संवत्सर कहलाएगा। उसे ही गौरव वर्ष भी कहते हैं उसी को। तो इति वशिष्ठ वचनात् मध्यम बृहस्पतेः एक राशि भोग कालः गौरवम वर्षम भवति। तो बृहस्पति के द्वारा एक राशि का भोग जितने समय में किया जाएगा वही एक वर्ष कहलाएगा। किसका? बृहस्पति का। ये बारहस्पत्यमान है। बारहस्पत्यमान किस प्रकार से चलता है? तो बारहस्पत्यमान में वर्ष किसे कहते हैं? तो बारहस्पत्यमान में वर्ष उसे कहते हैं जितने समय में बृहस्पति एक राशि का भोग कर लेवे। ठीक, तो बृहस्पति, इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि बृहस्पतेः एक राशि भोग कालः गौरवम वर्षम भवति। अतएव गुरु भक्ता भगण संख्या 12 गुणिताः वर्तमान भगणावयव राशिभिः सहिताः सन्तः सृष्ट्यादितः गुरुभुक्त राशयो भवेयुः। भाई जितने भी भगण हैं वो तो गुरु क्या, तो किसी का भी आप करेंगे तो वही होगा ना। आप जब ग्रह का मान ले आए, मध्यम ग्रह का साधन किए, जैसे कि इसी का हमने कर लिया और हमने ले आया कि 450 भगण हो गए और 10 राशि हो गए, कला विकला, आप अपने हिसाब समझ लीजिए। तो अब ये 450 भगण का क्या मतलब हुआ? 450 भगण का मतलब हुआ 5400 राशियाँ, और इसमें 10 राशि और जोड़ लेंगे, यानी कि कल्पना से हमने क्या किया कि एक कल्प में गुरु 5410 राशियों का भोग कर चुका है। तो अब चूंकि 5410 राशियों का उसने भोग किया, भाई 450 भगण को जब आप 12 से गुणा करेंगे तो 5400, तो ये राशियां अपने आप हो गई। अब फिर उसके बाद उन 5400 राशियों में ये 10 राशियां और जोड़ लीजिए, तो कितना हो गया आपका? हो गया 5410 राशियां हो गई। ठीक, अब जब ये 5410 राशियां हो गई तो अब उन्होंने क्या बोला था कि एक राशि का भोग एक वर्ष में करने में जितना समय लगाता है गुरु, उसे हम गौरव वर्ष कहते हैं। तो 5410 राशियों का भोग करने में 5410 गौरव वर्ष लग जाएंगे, है कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं? भाई जब एक राशि का भोग काल को इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि बृहस्पते मध्यगत्या भभोगेन गुरोः गौरव वत्सरः। मध्यम गति से भोग करने में जितना भ का, यहाँ भोग का मतलब यहाँ संपूर्ण नहीं है बल्कि एक राशि है। तो मध्यगत्या भोगेन अर्थात मध्यम गत्या एकस्य राशेः भोगेन, एक राशि का भोग करने में जितना समय लगता है स एव कालः गुरोः गौरव वत्सरः, गौरव वत्सरः इति उच्यते। उसे ही गौरव वत्सर या गौरव वर्ष कहते हैं। तो गौरव वर्ष मतलब क्या हुआ? बृहस्पति के द्वारा एक राशि का भोग काल। अब कितनी राशियों का भोग हो चुका है? तो हमने कल्पित किया था कि सृष्टि आरंभ से लेके आज तक गुरु के 450 भगण और 10 राशियां, ये मध्यम गुरु हम ले आए। तो इस भगण को हमने 12 से गुणा कर दिया, कन्वर्ट कर दिया राशि में, 5400 राशियां, 10 राशि ये हैं, जोड़ दिया 5410 राशियां, 5410 राशियां आपको मिल गई। ठीक,
यानी इसका क्या मतलब हुआ, जब हमने ये कल्पित किया कि सृष्टि के आरंभ से लेके आज तक गुरु 450 भगण करके 451वें भगण में 10 राशि का भोग कर चुका है। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया कि 5410 राशियों का भोग सृष्टि आरंभ से उसने कर लिया। तो जब इतने राशियों का भोग कर लिया या और एक राशि के भोग में 1 वर्ष, तो इतने राशियों के भोग में इतने वर्ष, यानी 5410 वर्ष। ठीक, यही गौरव वर्ष और यही संवत्सर भी कहलाते हैं। इसी गौरव वर्ष को क्या बोलेंगे हम, संवत्सर, यानी कि 5410 संवत्सर बीत चुके हैं। ठीक, वशिष्ठ इसी को गौरव वर्ष कह रहे हैं, भास्कराचार्य इसी को क्या कह रहे हैं, संवत्सर कह दे रहे हैं। तो इसलिए 5410 गौरव वर्ष कहिए और चाहे 5410 संवत्सर कहिए। ठीक है, अब बात यह है कि चूंकि संवत्सरों की संख्या 60 ही पठित है, इसलिए बार बार वो 60 का की साइकिल चलेगी। ठीक है ना, अब कह दिया कि 70वां, तो 70वें का मतलब कि संवत्सर 70 संवत्सर, इसका मतलब क्या हुआ, 60 की साइकिल खत्म हो गई। फिर प्रभव से चाहे विजय से आरंभ कर दीजिए, विजय से आरंभ करेंगे तो 10वां शुभकृत हो जाएगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये 5410 आपके गौरव वर्ष चाहे संवत्सर हैं। अब 60 से भाग क्यों दिया, क्योंकि 60 संवत्सरों का चक्र है, यही बातें कहेंगे। अथ फलादेशार्थम विजयादय षष्टि संवत्सराः मनुष्यभिः परिभाषिताः। फलादेश के लिए 60 संवत्सर उन्होंने डिफाइन किए कि भाई इन संवत्सरों का अलग अलग फल होता है। क्योंकि 60 में क्यों किया, क्योंकि फिर 61 में से उसी प्रकार के फल बार बार मिल रहे हैं। जैसा फल पहले में देखा वैसा ही फल 61वें संवत्सर में देख रहे हैं। तो उन्होंने कह दिया कि इसका जैसा दूसरे में फल देखा वैसा ही 62वें में फल देख रहे हैं, जैसा तीसरे संवत्सर में फल देखा वैसे ही 63वें संवत्सर में फल देख रहे हैं। तो उन्होंने क्या तय किया कि इसका मतलब ये है कि 60 की साइकिल है और फिर वहीं से आरंभ हो जाता है। तो 60 में इसलिए उन्होंने विभाज कर दिया। अतः गत गुरु राशिषु षष्टि भक्तेषु, तो अब जितनी भी ये राशियां बीत गईं इनमें 60 का भाग दे दीजिए, तो शेष तुल्याः विजयादयो संवत्सराः जायन्ते। शेष जो होंगे वो विजयादि संवत्सर होंगे। और सृष्ट्यादो विजय संवत्सरत्वात्, क्योंकि सृष्ट्यादि में विजय नामक संवत्सर रहा है। ठीक है, और जब आप ये गणना शक के आरंभ से करेंगे तब हम प्रभव आदि गणना करेंगे, विजय आदि गणना नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि शक के आरंभ में जिस प्रथम शक वर्ष जब आरंभ हुआ तो उस समय प्रभव नामक संवत्सर था। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब एक बात और कह देते हैं, ग्रहानयने लाघव विधिम, उसको भी कह के फिर समाप्त करते हैं कि विस्तरेण तदुदितम संक्षेपात व्यावहारिकम मध्यमानयनम कार्यम ग्रहाणाम इष्टतो युगात। ठीक, कि विस्तरेण एतदुदितम, कि एतद उदितम अर्थात कथितम, कि एतत् यत् किमपि अस्माभिः उक्तम नाम आहर्गण साधनम सृष्ट्यादितः अथवा कल्पादितः आहर्गण साधनम व्यधायि ततः तेन आहर्गणेन तस्मात् आहर्गणात् मध्यमग्रहस्य साधनं कृतं खलु। तर्हि अत्र महान् गणितः महत् गणितकर्म अस्माभिः तत्र अपेक्षितं वर्तते। तत् यदि न कोऽपि कर्तुं वाञ्छति तर्हि किं, तर्हि उच्यते कि तद्व्यावहारिकमपि नास्ति। अतः संक्षेपात् व्यावहारिकम, संक्षेप में व्यावहारिक के लिए व्यावहारिकम मध्यमानयनम यदि कार्यम अस्ति चेत ग्रहाणाम इष्टतो युगात, तो इष्ट युग से हम इसकी ले लें, हमको सृष्टि आदि से लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम जैसे हम इष्ट युग यानी कि हम वर्तमान जो महायुग चल रहा है 28वां महायुग, इससे ले सकते हैं, या वो भी हटा दीजिए, महायुग से ही लेना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने महायुग में ही भगण बता रखा है। तो बेटर ये है कि या तो महायुग से पकड़ लीजिए आप, या तो फिर शक से करेंगे तो फिर आपको करण ग्रंथों की सहायता लेनी पड़ेगी। करण ग्रंथों की सहायता से फिर आप शक से कर सकते हैं, अन्यथा न्यूनातिन्यून महायुग, एक महायुग में जितने आहर्गण होंगे उन तब आपको बाकी जो 27 महायुग बीत गए और उसके पहले जो आपके मनु बीत गए, इतनी बड़ी सब गणना करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह वर्तमान जो महायुग चल रहा है ना, इसी के आरंभ से गणना हम कर लेंगे, तो वो थोड़ा संक्षेप हो जाएगी, तो व्यावहारिक रहेगी। जितना
डेटा बहुत बड़ा नहीं होगा उतना आपके पास प्रिसीजन रेट बढ़ जाएगा, सत्यता का सत्यांश, वस्तुस्थिति की वास्तविकता के आसन्न आप ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, विस्तरेण तदुदितम एतत् सर्वं विस्तरेण उदितम संक्षेपात् व्यावहारिकम संक्षेप रूपेण यदि कोऽपि कर्तुं वाञ्छति चेत व्यावहारिकं मध्यमानयनं कार्यं ग्रहाणां कथं कुर्यात्, तो इष्टतो युगात्, इष्ट युगात् असौ व्यावहारिकं मध्यमानयनं ग्रहाणां कुर्यात्। ठीक, इसी बात को टीका देख लीजिए, कहते हैं एतत् सृष्ट्यादेः ग्रहानयनं कर्म, एतत् अर्थात ये जो सृष्टि आदि से आरंभ करके जो ग्रहानयन किया कर्म, विस्तरेण अति कठिनेन विधिना षड्मनूनां तु संपीड्य इत्यादि महत अहर्गण वशेन, भाई चूंकि अहर्गण बहुत बड़ा है इसलिए ये विस्तर अधिक कठिन है, मया उदितम कथितम व्यावहारिकम सर्वजन व्यवहारोपयुक्तम ग्रहानयनम कथम आगमिष्यति, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि संक्षेपात यानी लाघव प्रकारेण कार्यम, उसके लिए तो फिर आप लाघव कोई शॉर्ट मेथड लीजिए या जो संख्या है वो छोटी कर लीजिए। तो संख्या छोटी करने के लिए उन्होंने क्या बोला, तत् कथम कार्यमित्याह कि मध्यमानयनम कार्यमिति इष्टतो युगात, इष्ट युग से, जब आप वर्तमान युगात एव ग्रहाणाम, वर्तमान युग से जब ग्रहों का आप मध्यमानयनम मध्यगत्या साधनम करणीयम कार्यम, इष्टतो युगात यानी वर्तमान युगाद एव ग्रहाणाम मध्यमानयनम मध्यमगत्या साधनम कार्यम एतदुक्तम अवधेयम। ठीक है, कि गत युगान्ते ये ग्रहाः ते ध्रुवत्वेन आख्याता, गत युग के अंत में जो ग्रह हैं, जो ग्रह ऐसा भी कर सकते हैं आपकी, हम कलयुग से भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे कि द्वापर युग के अंत में जितने भी ग्रहों की जो राशि अंश कला विकला है उसको आप लिख लीजिए, एक जगह कहीं नोट कर लीजिए और उसको आप ध्रुवक नाम दे दीजिए। और उसके आगे कलयुग के जितने वर्ष बीते इतने वर्षों में अहर्गण का साधन करके जितना ग्रह आया राशि अंश कला विकला में, उसको द्वापरांत के जो ग्रह हैं उनमें जोड़ते चले जाइए, देखिए भी तरीका है। ठीक, तो ततः परमिष्ट युगे गताब्दैहि अहर्गणं विधाय तदुत्पन्न खेटान गतयुगान्ति ध्रुवमानैः सहितान कुर्यात् तदा ते अभीष्ट दिन मध्यम, तो उससे अभीष्ट दिन में मध्यम ग्रह आ जाएगा। कर्ण ग्रंथेषु अनेनैव विधिना तथा भास्करीय लघुअर्गण प्रकारेण च ग्रहा मनीषिभिः आनीताः, भास्कर ने भी वो लघु प्रकार कहा है जिससे कि हम अहर्गण का साधन करते हैं। तो आज यही विषय समाप्त करते हैं, कल इसके आगे अध्ययन आरंभ करेंगे। जिन लोगों को सिद्धांत शिरोमणि पढ़नी है वो मेरे विद्या सुरभि पेज पर जाकर पढ़ सकते हैं, उसका आज सप्तम व्याख्यान था, आप उसको भी पढ़ें। और संस्कृतम भारतम पे भी पढ़ सकते हैं, मेरे विद्या सुरभि पेज पर भी पढ़ सकते हैं। और सूर्य सिद्धांत में यहाँ पढ़ा ही रहा हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु ज्योतिषम।